हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हम लोग जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी राज्यों में प्रशासन किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो किंगडम्स ने किस तरह से जो राजा थे वो किस तरह से राजा के राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, प्रशासन किस तरीके से काम करते थे, उसके बारे में जानेंगे। तो उस समय जितने भी राजा थे या जो काफ़ी उस समय जो पावरफुल थे या पावरफुल हो चुके थे, वे काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स, हाई साउंडिंग टाइटल्स, यानी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लगाते थे, रखते थे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब क्या हुआ कि ग्रेट किंग, राजाओं का राजा, ओवरलॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा, महाराजाधिराज। सोचो, इतना बड़े बड़े टाइटल्स लगाते थे। और एक था त्रिभुवन चक्रवर्तित, त्रिभुवन चक्रवर्तित, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, त्रिभुवन चक्रवर्तिन एक टाइटल भी था। इसका मतलब होता है त्रिभुवन, यानी तीनों भूमि पर, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, यानी तीनों भुवनों का मालिक यानी स्वामी। ठीक है, तो इतना भारी भरकम वो टाइटल्स लगाते थे। और इसी तरह का और भी भारी भरकम टाइटल्स लगाते थे वे, खुद को क्या बड़ा दिखाने के लिए कि हम इतना पावरफुल हैं। और एक चीज़ और था कि ये नहीं था कि टाइटल जो रखने वाला राजा है वो सुप्रीम पावर रखता था, माने बहुत अधिक पावर उसके पास हो, ऐसा नहीं था। और ये जो मन में होगा वो चीज़ करेगा, ऐसा नहीं था कि उसके बाद सुप्रीम पावर हो गया, जो मन हो गया जो करेगा, ऐसा नहीं था। तो क्यों नहीं था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो 70वीं सेंचुरी था, जो 7वीं शताब्दी के बाद जो इंडिया में क्या था, एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन था, उसमें सामंत लोग आए थे। सामंत, इसके पहले हम लोग जाना था सामंत के बारे में। जो सामंत लोग आ चुके थे और जो राजा के जस्ट नीचे वाला पोजीशन होता था सामंत का, राजा के बाद सामंत का पावर होता था। उसी तरह से जो एसोसिएशन ऑफ पेसेंट थे, यानी जो किसानों का जो संगठन था, वो भी अपना पावर रखता था। और जो ट्रेडर और जो ब्राह्मण्स थे वो भी अपना पावर रखते थे। इस तरह से क्या था, वो पावर को शेयर किया गया था। जो राजा के जो पावर था उसको शेयर कर दिया था सामंत के रूप में, या ट्रेडर्स के, या फिर ब्राह्मण्स के, या पेसेंट जो एसोसिएशन था उनके बीच में। ठीक है, इसलिए राजा सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ को वो नहीं कर सकता था, यानी सभी के पास पावर को बंटवारा किया गया था। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि स्टेट्स को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। एक चीज़ ये है इसमें, स्टेट को चलाने के लिए रिसोर्स के रूप में कौन सा हुआ, संसाधन के रूप में टैक्स हुआ, टैक्स कलेक्ट करना। तो वो किससे किए जाते थे, तो प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक लोग से, जो स्टेट के जो उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, उनसे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। यानी कौन कौन से, फॉर एग्जांपल के तौर पर पेजेंट्स थे, जो किसान लोग, या कैटल कीपर्स, जो पशुपालक लोग होते हैं, जो जानवर को पालते हैं, या आर्टिसंस, जो कारीगर लोग थे, उनसे टैक्स को वसूल किया जाता था।
और कभी कभी ये टैक्स अगर नहीं देते थे किसान लोग या फिर पशुपालक या फिर कारीगर लोग, तो उनसे टैक्स को फोर्स रूप से उनको फोर्स करके फोर्सली तरीके से दबाव डालकर जबरदस्ती भी किया जाता था टैक्स देने के लिए कि दीजिए, और कभी कभी नहीं भी दिए तो उनको टैक्स के रूप में उसी का नाम यहाँ पर कर दिया है रेंट। रेंट यानी लगान, यानी लगान का मतलब समझ गए, जो राजा जो वहाँ पे हुआ तो जितना भी ज़मीन हुआ लैंड वो राजा के नाम से ही हो जाता था कि भाई राजा के है जितना भी ज़मीन, तो उस ज़मीन पर जो भी खेती करेगा या कोई भी वहाँ पर रोजगार करेगा अपना, तो उसको लगान के रूप में यानी टैक्स के रूप में रेंट के रूप में राजा को देना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह से जो रेवेन्यू जो आता था राजस्व, उसे ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था, जो व्यापारी थे उनसे भी लिया जाता था। ठीक है। इस तरह से टैक्स के बारे में जाने। एक और इसमें विचित्र चीज़ है कि 400 टैक्सेस, 400 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। तो चोल्स में जो वंश के, जो चोल वंश के जो राजा थे उस समय, तो उस समय के जो इंस्क्रिप्शंस थे उससे पता चलता है कि जो तमिलनाडु में जो चोल वंश के जो इंस्क्रिप्शन थे उससे पता चलता है, जो अभिलेख था उस समय, उससे पता चलता है कि तमिलनाडु में मोर देन 400 टैक्सेस, यानी 400 से अधिक तरह के टैक्सेस, डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाए जाते थे तमिलनाडु में। किसके लिए? वहाँ की गवर्नमेंट जो स्टेट हुआ या सरकार जो हुआ उसको चलाने के लिए। तो यहाँ पर एक टैक्स के बारे में हम लोग जान लेंगे, जो कि टैक्स था वेटी टैक्स है। ये तमिलनाडु में लगाया जाता था वेटी टैक्स। ये क्या है कि नॉट इन कैश, अगर कैश नहीं दे सकते हैं तो बट लेकिन उसके बदला में फोर्स लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जाता था। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो उसके बदला में आप काम कर दीजिए। उस प्रकार के जो टैक्स था उसको वेटी टैक्स कहा जाता था। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे। तो जो टैक्स जो कलेक्ट किए जाते थे, वही रिवेन्यू जो कहिए, संसाधन के रूप में जो टैक्स जो कलेक्ट किए जाते थे, उससे पता चलता था क्या, यानी जो रिसोर्स थे उसे कलेक्ट किए जाते थे। तो किस लिए किए जाते थे? तो राजा जो किंग के हुआ, एस्टेब्लिशमेंट मैंने जो व्यवस्था करने के लिए, जो राजा को फाइनेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता था। यानी जो टैक्स कलेक्ट किया गया या रिसोर्स कलेक्ट किया गया, तो उसको राजा के जो पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट जो था उसको फाइनेंस करने के लिए, यानी जो वित्तीय जो भार जो होता था, पैसा कौड़ी, उसके करने के लिए यूज किया जाता था टैक्स को। यानी राजा अगर कोई महल बनाया या कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया मंदिर बनाने के लिए, या फिर कोई किला बनाना, फोर्ट बनाना चाहता है, या फिर राजा को फाइट वार यानी जो युद्ध में लड़ने के लिए अगर पैसा की खर्च हो रहा है तो उसमें भी इस टैक्स का यूज किया जाता था। और एक चीज़ जो उस समय जो ट्रेड रूट्स था, एक जो व्यापार करने का एक मार्ग था, उससे अगर जाने वाले लोग हैं, अगर उसको भी बनाया जाए तो उसके लिए भी टैक्स के यूज किया जाता था। ठीक है। और एक चीज़ जानेंगे हम लोग इसमें कि जो टैक्स जो कलेक्ट करने का, यानी रेवेन्यू जो राजस्व जो आया, जो कलेक्ट करने का जो पूरा सिस्टम था या फंक्शन
नरिश था, जो फंक्शन था इसका, यानी जो लोग जो टैक्स कलेक्ट करने में इन्वॉल्व थे, उससे जुड़े हुए थे, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इसे इन्वॉल्व हो सकता था टैक्स कलेक्ट में, ऐसा नहीं था। टैक्स कलेक्ट करने का काम किसको दिया जाता था? सिर्फ इन्फ्लुएंट फैमिली को, यानी जो प्रभावशाली जो परिवार है उसके जरिए ही टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। यानी कि वह क्या था? पोजीशन बार हेरेडेटरी मतलब हुआ वंशानुगत, यानी वंश के आधार पर, बाप है कलेक्ट करने वाला तो उसका जो बेटा हुआ वो भी टैक्स कलेक्ट करेगा। इसी तरह से वंश चलते जा रहा था, वही लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और अदर लोग नहीं। और कौन करते थे? और एक चीज़ था कि ऐसा ही चीज़, एक चीज़ आर्मी में, जस्ट आर्मी में भी हमको देखने को मिलता था। तो ज़्यादातर मामले में ये क्या होता था कि जो ये पोजीशन था जो टैक्स कलेक्ट करने का, चाहे आर्मी का हो या फिर चाहे टैक्स कलेक्ट करने का हो या फिर इस तरह के और भी सरकार के जितने भी पोजीशन होते थे, उसमें कौन होता था? तो किंग के जो क्लोज रिलेटिव, जो माने बहुत नज़दीक के जो रिश्तेदार हुए, वही होते थे, वही रहते थे या वही होते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, या फिर आर्मी के लिए, या फिर और भी इसी तरह से जो गवर्नमेंट में कोई अच्छा पोजीशन हो, बड़ा पोजीशन, उसके लिए सिर्फ कौन रहता था? तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग, यानी जो राजा के जो नज़दीकी रिश्तेदार थे वही इस पोजीशन पर रहते थे। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी प्रशस्तियाँ और जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो प्रशस्ति है क्या? पहले प्रशस्ति जो पत्र होता था वो है क्या? तो प्रशस्ति एक तरीके से इंस्क्रिप्शन होते थे, अभिलेख होते थे, जिनको कि कॉपर प्लेट या फिर पत्थर पर लिखा जाता था प्रशस्ति को। ठीक है, और ये राजा के थ्रू ही इसको जारी किया जाता था। और ये प्रशस्ति में राजाओं को क्या होता था कि बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता था, अच्छा दिखाया जाता था। और प्रशस्ति में ऐसे कंटेंट जो डिटेल होते थे, कंटेंट जो डिटेल जो हुए, जो ऐसा ब्यौरा जो होता था, वो कभी कभी पूर्ण रूप से ट्रू नहीं हो सकता था, सत्य नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ जब भी प्रशस्ति को लिखा जाता था तो राजा को अच्छा बात ही लिखा जाता था, राजा की कोई कमी को नहीं लिखा जाता था या बुरा बात को नहीं। तो इससे हमें ट्रू वहाँ के सच्चा जानकारी हमें प्रशस्ति से पता नहीं चलता था। ठीक है, और प्रशस्ति जनरली कौन लिखते थे? तो ब्राह्मण लोग के द्वारा कंपोज किया जाता था। वो ब्राह्मण जो थे उन्हीं के द्वारा प्रशस्ति पत्र को लिखा जाता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हेल्प करते थे। ठीक है, और जो प्रशस्ति जो जारी किए जाते थे, प्रशस्ति पत्र, वो किसी को, एक मिनट, किसी को उसमें जो भूमि अनुदान कहिए या फिर लैंड ग्रांट्स जो दिए जाते थे उसके बारे में भी उसमें लिखा जाता था। ठीक है, या फिर राजा कहीं युद्ध करने गया और वहाँ जीता तो उसके बारे में भी प्रशस्ति पर लिखा जाता था। ठीक है, इस तरह से हम प्रशस्ति के बारे में जाने। और जो
लैंड ग्रांट था, जो ब्राह्मण को जो प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता था, लैंड ग्रांट किया जाता था, उसको रिकॉर्ड के लिए वो कॉपर प्लेट पर, जो ताम्र पत्र पर होता था, उस पर लिखा जाता था कि नहीं, ये जो ज़मीन जो दिया जा रहा है, लैंड ग्रांट किया जा रहा है, ये इसके नाम से किया जा रहा है, उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल था। ये देखिए, यही है कॉपर प्लेट है वो, यही हुआ प्रशस्ति पत्र। कॉपर प्लेट पर भी बनाया जाता, पहले ही बताएं, कॉपर प्लेट या फिर पत्थर पर, तो ये कॉपर प्लेट पर बनाया जाता था। इसमें भी देखिएगा एक राजा का एक यहाँ पर मोहर लगा हुआ, मोहर लगने से क्या हुआ कि एक प्रमाण हो गया, एक प्रूफ मिल गया कि नहीं, ये ओरिजिनल प्रशस्ति पत्र है जो कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड के लिए इसको दिया गया है। इसमें सभी चीज़ लिखा रहता था कि किसके नाम से ये ज़मीन दिया गया है, या फिर कब युद्ध लड़ा गया, इसमें किसको विजय हुआ। विजय तो सब ज़्यादातर लिखा जाएगा कि राजा को ही हुआ, जो राजा, पहले ही बताएं कि प्रशस्ति पत्र में राजा को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश किया जाता था और अच्छा लिखा ही जाता था। ठीक है, इस तरह से हम प्रशस्ति पत्र के बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग जानेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रशस्ति पत्र हैं। और एक चीज़ जो 12वीं सेंचुरी में एक, जो ब्राह्मी सदी में एक संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखा गया था, और इसको लिखा कौन था, तो कलहन। कलहन कोई होगा लिखने वाला, ब्राह्मण या कोई और राजा, जो कलहन के द्वारा संस्कृत में एक प्रशस्ति पत्र लिखा गया। और यह प्रशस्ति पत्र किस पर लिखा गया, तो ये जो कश्मीर के किंग थे, हिस्टोरी ऑफ किंग हु रूलर ओवर कश्मीर, जो कश्मीर के जो राजा थे, उनके इतिहास के बारे में इस प्रशस्ति पत्र में लिखा गया, जो कलहन के द्वारा लिखा गया था। जिसमें इसमें एक खास बात क्या इसमें खास था कि इस प्रशस्ति पत्र में राजा के अच्छाई के साथ साथ उसका बुराई भी, उसका कमी क्या है, उसके बारे में भी इस प्रशस्ति पत्र पर लिखा गया था। इसलिए खास कुछ था। लेकिन अदर जो प्रशस्ति पत्र जो होते थे उसमें सिर्फ राजा की बड़ाई ही किया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें राजा की बुराई भी किया गया है, या फिर राजा का जो कमी हुआ है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, जो कलहन के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र लिखा गया था संस्कृत में। ठीक है, और यह प्रशस्ति पत्र को बनाने के लिए, जो प्रशस्ति पत्र जो लिखा गया, इसके लिए बहुत सारे साक्ष्यों के यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख थे उससे इकट्ठा किया गया है कुछ, और फिर डॉक्यूमेंट्स जो उस समय मिले उससे भी कुछ सोर्स लिया गया, फिर आई विटनेस जो देखा है सामने उसके थ्रू भी लिया गया है, और पहले के जो हिस्ट्री का जो सोर्स थे, अर्लियर हिस्टोरी, जो पहले के जो इतिहास थे उससे भी कुछ यूज करके ये प्रशस्ति पत्र को लिखा गया है कश्मीर के राजा पर। ठीक है, इस तरह से हम प्रशस्ति पत्र के बारे में आज जाने। आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट डे वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि जो धन के लिए जो युद्ध किया जाता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके।